बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, आज काफ़ी अहम ख़बरें, ख़ास करके आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका आलामिया अब से थोड़ी देर पहले मंजर-ए-आम पर आया है या मीडिया के लिए रिलीज़ किया गया है। इसमें बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर बात हुई और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और जो रीजन की सिचुएशन है इसके हवाले से तफसीली इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर गौर किया गया है। इसमें जो अहम बात है वो पहली बार एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अफ़गान तालिबान रिजीम का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया गया है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान के ज़ेरे कब्ज़ा इलाक़ों से होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ये फोरम ने यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है। अब अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके जो हैं ये इसका क्या मानी है, इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ में ये भी कहा है कि बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बग़ैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। यानी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली कोशिशें हैं उनको कहा गया है कि हर तरह से जो है वो कुचला जाएगा। ज़ाहिर है इस वक्त जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है ये भी रेफरेंस हो सकता है, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी रेफरेंस हो सकता है और इसके ऊपर यकीनी तौर पर ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही अहम है। फिर पानी के हवाले से जो सिंध तास का मुआहदा है उसके हवाले से भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत के बयानात का नोटिस लिया गया और शुरका ने वाज़े किया है कि कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम करती है और अफवाज पाकिस्तान हुकूमती हिदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम से क़तन गुरेज नहीं करेंगी। यानी कि पाकिस्तान का जो हक़ है पानी के ऊपर उसके हवाले से बहुत ही वाज़े ये बयान जो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है ये भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इस वक्त अगर देखा जाए भारत के साथ मामलात, ख़ास करके जो पिछले हफ्ते एक डेवलपमेंट आई थी कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को ख़त लिखा गया था, उसके तनाजुर में ये स्टेटमेंट जो है वो बेहद अहम है। इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या अहम था। दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर भी यानी तेहरान में अली ख़ामनाई शहीद की जो नमाज जनाजा हुई और उसके बाद से अब तक जो है वो एक जम्मे गफ़ीर है जो कि तेहरान की सड़कों के ऊपर है और करोड़ों अफराद ने इस नमाज जनाजा में भी शिरकत की और अब तक सड़कों के ऊपर है। इसका क्या मानी है, इसका क्या पैगाम है और इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पे आना ईरान की कौम का ये कितनी बड़ी तब्दीली है और ये किसको पैगाम है। ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने वो हैरान हो गए हैं कि किस तरह से लोग ज़ारो क़तार वहाँ पे रो रहे थे। उनका ख्याल था कि लोग जो हैं वो नफ़रत करते हैं, लेकिन अब उनका ख्याल जो है उन्होंने कहा जी मैंने देखा और मैं हैरान और परेशान हो गया। क्या पैगाम है दुनिया भर के लिए और ख़ास करके ईरान की कौम ने क्या पैगाम दिया है। इसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या असर होगा वो बहुत अहम है और दिफाई, सियासी और इसके अलावा जो मामलात हैं उसके ऊपर ईरान ने क्या पैगाम दिया है, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि हमास ने अपनी जो एक अलग इंतज़ामिया बना रखी थी उसको ख़त्म कर दिया है। ये इतनी बड़ी इस रीजन की खबर है कि जितनी इस पे बात की जाए उतना कम है कि हमास का अपने आप को डिसएसोसिएट करना या अपने आप को हुकूमत से अलग करना कितना मानी रखता है। क्या ये किसी पीस बोर्ड जो बन रहा था उसका कोई हिस्सा है या कोई पैगाम है। ये पैगाम है तो किस लेवल के ऊपर है और क्यों है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें हैं वो कम से कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान के आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर भी बात होगी। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है।
किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दिफाई तज्जिया निगार, तबसरा निगार, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं और ईरान के हवाले से बहुत कमांड रखते हैं, बहुत शुक्रिया। उवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तेहरान से, और आज दिन भर तेहरान की सड़कों पे, बल्कि पिछले 3 दिन से तेहरान में हैं और मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, ऑब्ज़र्व किया। उनसे हम शुरू करते हैं और उसके बाद फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाहती हूँ कि आप तेहरान में मौजूद हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, आज इनकलाब स्क्वायर पे भी आप मौजूद थे, बल्कि हमने फुटेजेस देखी। तो क्या कहेंगे आप, क्या वहाँ माहौल है और अब कहाँ पहुँचा है जो जनाजा है शहीद अली खामनेई का, और क्या आगे का प्लान है? अस्मा, मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा जनाजा मुझे मेरी याददाश्त तो नहीं है कोई ऐसी के जिसमें देखा हो। एक जब गफीर था, हजूम था। आप खुद तेहरान का दौरा कर चुकी हैं, जो ख़ियाबान आज़ादी है जिसमें आज उनके जसद खाकी और उनके लवाहिकीन के जसद खाकी रखे हुए थे आयतुल्लाह अली खamenei साहब शहीद के। वो एक 7-8 किलोमीटर का एक है रास्ता। ख़ियाबान आज़ादी के एक तरफ जो है वो फ्रीडम स्क्वायर है, आज़ादी स्क्वायर, और दूसरी जानिब जो है वो इनकलाब स्क्वायर। और इसमें एक समंदर था जो है लोगों का, सोगवारान का, और जहां तक आपकी निगाह जा सकती है वहां तक ये सोगवारान काले स्याह लिबास के अंदर और लाल झंडे बुलंद करते हुए आयतुल्लाह खamenei साहब को खराज तहसीन, आखिरी दीदार, आखिरी सलाम पेश करने आए थे। और बहुत ही ऑर्गेनाइज था, इतनी सख्त गर्मी थी, करोड़ों के तादाद में वहां पे बोतलें डिस्ट्रीब्यूट होंगी पानी की, और बहुत ही ऑर्गेनाइज था। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 7-8 किलोमीटर का जो फासला है, 2 घंटे मुझे कम से कम लगे होंगे आधे रास्ते से लेके और आज़ादी स्क्वायर जहाँ पे जसद खाकी रखे हुए थे आयतुल्लाह अली खamenei शहीद साहब के, उनके लवाहिकीन के। और ये जो सोग का माहौल था, एक तो स्याह रंग नुमाया था, जाहिर बात है, और उसमें खवातीन, बच्चे, फैमिलीज, पूरी की पूरी बुजुर्ग और फैशनेबल लड़कियां सारी चादरें लिए हुए थे। लेकिन जो एक परसेप्शन होता है, कुछ मैंने देखा कि वो लड़कियां जो है वो सर ढके हुए नहीं थी, लेकिन मोटरसाइकिल चलाती हुई जा रही थी खराज तहसीन पेश करने। तो एक नया परसेप्शन, जो एक मेरे लिए एक जो परसेप्शन था वो चेंज हुआ इस तेहरान के अंदर। और स्याह रंग और दूसरे सुर्ख झंडे, जिससे भी पूछते हैं सुर्ख झंडे का मतलब इंतकाम, और वो इलामती इंतकाम, और इसके अंदर सोग का माहौल था, और एक उसके अंदर सियासी इम्तजाज था या सियासी आमिज़श थी। यानी कि इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, सोनी क़ुव्वतों को मुर्दाबाद नारे लग रहे थे। प्ले कार्ड्स लड़कियां, खवातीन लेके चल रही थी, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे थे, जेडी वांस के खिलाफ थे, और जो है वो खून का बदला, शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। तो दो पैगाम बिल्कुल मैं समझता हूं कि जी बहुत ही अहम ज़ाहिर है कि आपकी ऑब्जर्वेशन है। ये बताइएगा, ज़ाहिर है करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, आपने कहा डिसिप्लिन भी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? यानी दुनिया को, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप का हम बताए थे, वो कह रहे कि मैं तो हैरान रह गया कि लोग रो रहे हैं। वो तो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं। तो क्या दुनिया को क्या पैगाम क्या है इसका? देखिए, मेरे ख्याल में इस तकरीबात से जो 3-4 रोज और फिर आगे भी जाएंगी, जब मशहद में उनकी तदफीन होगी और करबला नजफ में उनके जसद खाकी लेके जाया जाएगा क़ौम के अंदर, और 9 तारीख तक ये सोग का माहौल रहेगा पूरे मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर। तो जो सरकार है ईरान की, उसके 2 पैगाम, और एक तो ये कि आप रजीम चेंज चाह रहे थे, आप 3-4 रोज में कह रहे थे कि अपराइजिंग होगी और यहाँ पे हुकूमत का जो है निज़ाम उलट जाएगा। तो ये देखिए कि ये जो करोड़ों अवाम आई है, कौम आई है खराज तहसीन पेश करने सुप्रीम लीडर शहीद को, तो वो आप देख लीजिए, एक पैगाम था यूनिटी का, इत्तेहाद का। दूसरा पैगाम था कंटिन्यूटी का, जो जहां तक मुझे समझ में आया कि बहुत सारे अनासिर जिनको निज़ाम हुकूमत से या इस पूरे जो इंतजामी जो भी रखवाली करते हैं, उनसे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, हर मुल्क में होते हैं,
लेकिन वो अनासर ने, उन अनासर ने भी जंग के दौरान दे रैलीड अराउंड द फ्लैग, दे रैलीड अराउंड द स्टेट, और वो मुत्तहिद रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार है ईरान की, उसका ये पैगाम है पूरी दुनिया को, एक यूनिटी का और दूसरा कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी यानी कि इनकलाब और इस निज़ाम हुकूमत का तसलसल। वो चाहते हैं कि जिन अनासिर को तहफ़्फ़ुज़ात के और इस पूरी जंग के दौरान वो मुत्तहिद हो गए थे, वो भी इस निज़ाम के तहत और इस इनकलाब के फोल्ड में आए। और बहुत सारे सौगवारान से मेरी बात हुई, उनका मानना ये था कि जंग के दौरान एक नई जिला बख्शी है इनकलाब को। तो बहुत दो बड़े पैगाम देने थे, लेकिन ये दिए उन्होंने। और दूसरी जानिब जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खमेनी साहब, उनके लिए बहुत ही था कि उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आगे जो सिस्टम है या आगे उसके लिए चैलेंजेस बहुत होंगे। ये सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका क्या इंप्रेशन है? इससे पहले कि हम अफगानिस्तान और आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे बात करें, आपका भी मैं कमेंट चाहूँगी और ज़ाहिरा दुरानी साहब का भी। ये कितनी बड़ी तब्दीली है? यानी हम सोच रहे थे कि हमला होगा और वो दुनिया ये सोच रही थी कि शायद तब्दीली आ जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा। ये तो स्टैम्प कर रहा है इस रिजीम को पूरा ईरान की जो जम्मे गफ़ीर है सड़कों के ऊपर। आपका क्या इसके ऊपर कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो फ़कीरुल मिसाल एक तदफीन और जनाजे का पूरा प्रोसेस है, इसमें बड़ा अहम आलमी सतह पे सियासी, सिफारती और तस्वीराती पैगाम है ईरान की जानिब से। सियासी तौर पे बहुत अहम पैगाम ये है कि जो इस जंग का असल और सबसे बड़ा मकसद था वो ईरान की रिजीम चेंज था। और आज जो इतना बड़ा पूरी ईरानी कौम ने एक तरह से इजहार यकजहती किया है अपनी सियासी और नज़रियाती क़यादत से, ये एक पैगाम अमेरिका और इसराइल के लिए है कि ईरान की कौम अपनी क़यादत के साथ खड़ी हुई है, उस सियासी निज़ाम के साथ खड़ी हुई है जिसको इसराइल और अमेरिका तब्दील करना चाहते थे। तो ये सियासी पैगाम बहुत बड़ा है। दूसरी बात, तस्वीराती पैगाम इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुस्तफा खमेनी साहब का सामने ना आना ये बात भी साबित करता है कि दे आर कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है फ्यूचर में भी कोई राउंड हो और वो उनकी सिक्योरिटी जो है उसको वो इंश्योर करना चाहते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें वो डिप्लोमेटिक है कि इतने बड़े पैमाने पे आलमी बरादरी और तमाम ममालिक के रहनुमा वफूद भी वहाँ पे गए, जिनमें से कई ममालिक जो है आप जानती हैं कि अमेरिका के भी बहुत करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तो इस वक्त इस सिचुएशन में एक इजहार यकजहती करना ईरानी कौम और क़यादत के साथ, ये एक डिप्लोमेटिक पैगाम भी है कि ईरान इस जंग के बावजूद, नुकसान और जारियत बर्दाश्त करने के बावजूद दुनिया में तन्हा नहीं है। तो ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट पैगामात मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को इसके ज़रिए से दिए गए हैं। और इसमें कतर और सऊदी अरब का ख़ास करके जो उनका बाकी तो तीन ममालिक तो वहाँ पे नहीं गए, और ये भी सुनने में आया कि अमेरिका ने कुछ ममालिक को रोका भी कि आप ना जाएं, उसके बावजूद सऊदी अरब का वहाँ पे जाना, ये कितना मानी रखता है उनके? मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे सऊदी भाइयों की जानिब से भी ईरान को भी है और आलमी बरादरी को भी है कि अब वो फ्यूचर में जो डिवाइड एंड रूल की वेस्टर्न पॉलिसी है उसको समझ के उसको किसी हद तक उस खलीज को कम करना चाहते हैं, उस तनाव और कशीदगी को कम करना चाहते हैं। और ये एक बड़ा मुस्बत और ज़िम्मेदाराना रवैया है कि जिसके ज़रिए जिसको मैं समझता हूँ ईरानी क़यादत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुस्तक़बिल में मशरिक़ वस्ता की सलामती और इस्तेहकाम की जितनी कोशिशें पाकिस्तान ने भी की हैं, उसमें बहुत अहम हमारी कोशिश ये रही है कि जो तनाव और कशीदगी हमारे अरब भाइयों के दरमियान और ईरान के दरमियान है उसको भी कम किया जाए, बजाय इसके कि हमारे अरब भाई जो है अमेरिका पे तकिया करके ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की कोशिश करें। वो इस कशीदगी को ही अगर कम कर दिया जाए, दोनों के दरमियान एक एतमाद साजी का दौर शुरू हो, तो मैं समझता हूँ ये इस इलाके में ज़्यादा बड़ी गारंटी साबित होगा इस्तेहकाम और देरपा अमन के लिए। बिल्कुल। दुरान साहब, आपका कमेंट चाहूँगी। ज़ाहिर है कि आप भी बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और अवैस तौहीद साहब तो वहाँ पे मौजूद हैं।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اہم تھا یہ موقع اور اس کو کیا ایرانی ریاست نے بطور ریاست پوری طرح سے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اس موقع کا؟ اور وہ جو یونٹی کی بات ہو رہی تھی کہ شاید کوئی ڈیوائیڈ ہے، وہ ڈیوائیڈ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ یہ آپ کے نزدیک کیا پیغام ہے؟ جی شکریہ اسما. میرے نزدیک تو یہ بہت واشگاف انداز میں یہ میسج گیا ہے تمام دنیا کو. ایران تو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا اس سے بڑا میں اویس کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. اتنا بڑا جو پروسیشن ہے وہ میں نے بھی اپنی لائف میں نہیں دیکھا. یہ جب ایران کا انقلاب آیا تھا تو ہم بھی اس وقت I was a budding journalist, I was a cover reporter, تو وہاں دیکھ رہے تھے. تو اس وقت بھی بڑا جوش و جذبہ تھا، لیکن جو میسو پارٹیسپیشن لوگوں کی اس مرتبہ تھی یہ بہت بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا دنیا بھر کو. اور اس میں جو ہے وہ نماز جنازہ میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی بھی شریک ہوئے اور پہلی دفعہ ان کو آپ نے دیکھا. تو اس لیے یہ بھی ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ وہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی آپ کے خیال میں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے؟ جی وہ جنازہ جب ہوا تو اس میں بالکل وہ شریک تھے اور میں نے خود دیکھا اس تصویر کو. تو میں تو تقریباً 2 دفعہ ان سے مجھے شرف حاصل تھا جب میں امبیسڈر تھا، میں ملا ہوا. دوسرا یہ کہ آپ ایک جو دنیا کو جو میسج ہے وہ جیسے اویس نے جو ہے بالکل صحیح کہا، یہ سو کارڈ ریجیم چینج کا جو منترا الاپ رہے تھے وہ آپ نے دیکھا کہ سسٹم میں مضبوطی اتنی ہے کہ یقیناً چہرے تو بدل گئے ہوں گے لیکن سسٹم موجود ہے. اور آپ نے دیکھا کتنا اسموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے اور اس کے مزید انفیکٹ لوگ جو ہیں وہ یونائٹڈ ہو گئے ہیں اور اپنے پرچم کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ بہت بڑا میسج ہے اور اس میں آئندہ کے لیے جو میسج ہے، اب جیسے پارٹیسپیشن ہوئی مختلف ممالک کی، خاص کر جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں گلف اسٹیٹس کے سعودیہ ہو گئے، عمان ہو گئے، ان کی پارٹیسپیشن ہے، ترکی، پاکستان. اور پاکستان کی جو ہے آپ سمجھے جتنے بھی پارٹیسپینٹس باقی دنیا سے آئے، پاکستان کی سب سے زیادہ نمائندگی تھی، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اور چاہے وہ آپ کے مسلح افواج ہو. یہ پارٹیسپیشن کسی بھی دنیا کے ملک کی نہیں تھی. بالکل. تو اس لحاظ سے بھی آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو، اور ایران کی طرف سے جس طرح پذیرائی پاکستانی ڈیلیگیشن کی گئی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھی. تو اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جنگ نے انفیکٹ ایران اور پاکستان کو بھی قریب کیا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کا رول میڈیٹری ہے، لیکن پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے سنسیئرلی جو ہے ایران کا موقف بیان کیا اور امریکہ کا موقف سنسیئرلی ایران کو بیان کیا. اور اب جو اگلی ٹیکنیکل ٹاکس ہیں جس کے بارے میں سنی تھے کہ 11 جولائی کو پاکستان میں یہ چیزیں ایسی واضح کرتی. جی بالکل بالکل. اچھا ویسا یہ جی آپ مکمل کیجئے دوران صاحب. میں کیا ویسا یہ جو پاکستان کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ نے روڈ سائڈ پہ بہت سے لوگوں سے بات بھی کی ہے اور وہاں پہ عوام کو سے ملے بھی ہیں، لوگوں سے ملے بھی ہیں. پاکستان کے بارے میں کیا امپریشن ہے ایک عام آدمی کا، پبلک کا؟ اور خاص کر کے میں نے دیکھا کہ ہماری جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بڑے وارم تھے لوگ. تو کیا کچھ بتائیے اس بارے میں. دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں پرانا واقعہ اور ایک آج ہی کا واقعہ کہ آج جو سوگواران سے میری گفتگو ہوئی، جو ایک ہمارے دوست ہیں قوم کے اندر اسکالر ہیں نقی صاحب، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ قوم چاہے مشہد ہو، چاہے کوئی بھی جتنے بھی شہر تہران، پورے جنگ کے دوران جتنی بھی دھمکیاں آتی تھی اتنے ہی زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے ہر کونے پہ، ہر چوراہے پہ. اور جہاں وہ اسرائیل یا امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے تھے، جہاں پہ ایران کے اتحاد کے ساتھ کھڑے ہونے کا صدا بلند کر رہے تھے، ویسے ہی ان نعروں کے اندر
पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद के भी नारे शामिल थे। आज की मैं मिसाल आपको दूं कि आज ही मैं 2 सोगवारान के कम से कम मिसाल दे सकता हूं कि वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे थे कि उन्होंने अमन कराया, साथ में उनको मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, उनका नाम याद था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि देखें इनको दिल में जो नक्श शुरू हुई है। तीसरा शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया। 2 खवातीन ने, 2 जो है मर्द हजरात ने जो सोगवारान थे आज ख़ियाबान आज़ादी पे, तो बहुत जेस्चर ऑफ गुडविल, एक जो ब्रदरली जो एक रिलेशनशिप है और एक कल्चरल बॉन्ड है या हिस्टोरिकल जो बॉन्ड है, ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था, वो मेरे ख्याल में और गहरा हो गया है। दूसरा, मुझे जो अगर आप इजाजत दें अस्मा, कि जो ईरानियों का मैं व्यू आपको बता सकता हूं कि अगर मैंने 25-30 ईरानियों सोगवारान से या ईरानियों से बात की होगी अमन मुआहिदे के बारे में, तो उन्होंने उनका या मुफाहमती याददाश्त जो, या आप उसे अबूरी अमन मुआहिदा कह लीजिए, वो कहते हैं कि इसमें हमारा पलड़ा भारी है, इसमें हमारे काफ़ी नुकात जो है, मुतालबात जो है वो अमेरिका ने शिकस्त के बाद जो है वो तस्लीम किए हैं ईरान के, लेकिन साथ साथ में उनको शकूक व शुबात है, बदगुमानियां है, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट है। उसकी एक तारीख अलग है बदगुमानियों की, लेकिन वो कहते हैं कि ये माजी की तरह ये फिर से हम पे जंग मुसल्लत करेंगे। जिस तरह 2 दफा हम मुज़ाकराती मेज पे थे और डील के क्लोज थे, इन्होंने जंग मुसल्लत की, लेकिन इस दफा उनके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकियों के जो खिलाफ थे इस जंग के, दूसरा ये कि मिड टर्म पोल्स में उनकी जो रेटिंग कम आ रही थी, उस पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा था, और वो कहते हैं कि नवंबर में मिड टर्म पोल्स के बाद इजराइल और अमेरिका दोबारा जंग कर सकते हैं, वेपन्स इकट्ठे कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि अमन मुआहिदा जो है, इस दफा ये जंग अगर मुसल्लत करेंगे, अमन मुआहिदा होगा, ये हमारी जीत है नुकात की। लेकिन अगर ये तीसरे हम पे फिर से जंग मुसल्लत करेंगे, जिसका उनको अंदेशा है, शकूक शुबात है, खदशात हैं, तो फिर उन कहते हैं 2-3 सोगवार आने का, फिर हमारा हाथ जो है ट्रिगर से हटा नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये इसी सिलसिले में अगर हमास की पेशरफ्त पे बात ली जाए, मैं चाहती हूँ ब्रेक से पहले आपका और दुरानी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर आ जाए। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है जो हमास ने फैसला किया कि वो अलग हो जाते हैं इक़्तिदार से, जो उन्होंने खुद अपनी एक उनकी हुकूमत थी उससे। तो इसको आप इसी तनाजुर में देख रहे हैं ईरान और अमेरिका की नेगोशिएशंस के हवाले? मैं समझता हूँ ये काफ़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है, और इतने साल उन्होंने इसराइल के सामने वो खड़े रहे, हज़ारों शहादतें हमने देखी हैं। तो इस वक्त जो है समझता हूँ कि इसके नतीजे में 2-3 चीज़ें जो डेवलप हो सकती हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने सियासी तौर पे जो हुकूमत से अलहदगी की बात की है, लेकिन मैंने नहीं देखा या सुना कि उन्होंने क्या डिसआर्मामेंट की बात की हो, वो तो हथियार फेंकने की बात मैंने नहीं सुनी। बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि क्या ये अब सियासत से हट के अपना मुस्तक़बिल में गज़ा के अंदर अपना क्या रोल देखते हैं। क्या वो मुकम्मल तौर पे सिर्फ़ एक मुसल्लह तंजीम के तौर पे सामने आना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक मौका भी है उनके लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि वो जो टेक्नोक्रेट लेड जो अरेंजमेंट अब सामने आएगी बोर्ड ऑफ पीस के मुताबिक, उसको वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। लेकिन साथ ही साथ अब इसराइल के लिए ये मुश्किल पैदा हो जाएगी कि वो कैसे जस्टिफाई करेगा अपना जो कश्त खून उसने जारी रखा हुआ है गज़ा के ख़िलाफ़, वहाँ के मासूम शहरियों के ख़िलाफ़, उसको अब आप दुनिया में कैसे देखना है। क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि ईरान के और अमेरिका के दरमियान जो एक एतमाद साजी का प्रोसेस पाकिस्तान की मदद से आगे बढ़ रहा है, दूसरी जानिब मैं समझता हूँ हमास का भी ये जो फैसला है, इसमें मैं समझता हूँ तुर्की कतर का भी रोल है वेरी इंपॉर्टेंट ईरान के साथ साथ। तो डेफिनेटली जो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी कतर में भी चली है, उसके नतीजे में ये चीज़ सामने आई है। और एक तरह से CBM हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिंग मेयर, जी बिल्कुल, और एक ऐसा बिल्कुल, लेकिन अब पैगाम दिया गया है कि ठीक है हम बात करने जी के बिल्कुल, लिए लेकिन अब तस्वीर के दूसरे रुख में देखने की ज़रूरत यह है कि क्या इसराइल इसको अप्रिशिएट करता है और क्या मज़ीद कुश्त खून
خون اور جو جارحیت ہے غزہ کے خلاف اس کو بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اور پھر صدر ٹرمپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں اور اسرائیل کو باز رکھیں کہ وہ مزید جارحیت اور جو ایکسپینشنزم ہے اس کو ترک کریں۔ یہ درون صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ اتنی ایک اچانک سی یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس کے بہت سارے معنی اور مطالب نکلتے ہیں۔ آپ کے خیال میں حماس کا یہ فیصلہ جو ہے یہ غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے ہے یا ایران امریکہ معاملات کے حوالے سے ہے، کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی میں ابھی بھی اسکیپٹیکل ہوں، کیونکہ ان کے درمیان اتحاد نہیں ہے۔ اسلامک جہاد حماس ہے اور القاعدہ ہے، یہ ابھی بھی ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے، اور فلسطین کاز کے سلسلے میں انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ حماس بھی اس کا حصہ ہے، اور حماس جو ہے وہ اس کو اب یہ جو پیس کی طرف جو جانے والی بات ہے میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر وہ اپنی انڈیویجول حیثیت کو سامنے رکھتے ہیں پھر تو مسئلہ رہے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس وقت جو حال ہوا ہے وہ حماس کے ایکشن سے ہی ہوا۔ میرا بہت اس معاملے میں کلیئر موقف رہا ہے، اور اس کا آپ سمجھیں کہ انہوں نے 1700 اسرائیلیوں کے بدلے 73,000 بے گناہ فلسطینیوں کی جان کا وہ کیا ہے۔ ہم اسے جہاد کہتے رہے لیکن یہ جہاد تھی، اور یہ اس بات کی غمازی تھی کہ جو فلسطینین موومنٹ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور شروع سے ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج یہ حال دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب اسرائیل کا پلان ہے کہ وہ 70% غزہ جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر رہ کیا جائے؟ اس کے بعد وہ ایک سٹی اسٹیٹ بھی نہیں رہے گی، اور اس کے بعد وہ اسی طرح سلامی ٹیکٹکس جو ہیں وہ ویسٹ بینک پہ، وہی سلامی ٹیکٹکس جو ہیں وہ صدر لبنان میں کر رہا ہے۔ ان کو یہ شے مل گئی اسی ہمسائیگی کے اندر، اور اس کی جو ہے وہ حماس کے سے ہوا۔ ہم جینوسائیڈ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں جو ہے اس میں انہوں نے مسئلے سے کام نہیں لیا، پروڈنس نہیں تھا اس کے اندر، اور یہ ہم ایفرٹ کہ یہ آئندہ جو ہے اگر وہ اپنی انڈیویجول حیثیت کام رکھتے ہیں تو اس کا اور نقصان ہوگا۔ جی ٹھیک، اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان افغانستان اور خاص جو ابھی اعلامیہ آیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا، اس میں جو پہلی بار استعمال کیا گیا لفظ افغانستان کے زیر قبضہ، طالبان کے زیر قبضہ، اور یہ کافی امپورٹنٹ ٹرم ہے جو کہ استعمال کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کے حوالے سے اور انڈیا کو جو کہا گیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس اور بہت ہی اہم اعلامیہ یہ سید محمد علی صاحب جو آج میں دیکھ رہی ہوں، اور میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ ہی کافی اہم مجھے لگ رہا ہے، زیادہ اہم لگ رہا ہے کہ اس میں افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیادوں پر کارروائی جاری رہے گی، اور افغان طالبان رجیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ، اس کتنا اہم ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے واضح پیغام ہے افغان طالبان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے کہ ہماری افغان پالیسی تبدیل ہو چکی ہے، اور اب ہم اس کو فارملی ایز اے لیجیٹیمیٹ حکومت ریکوگنائز نہیں کرتے، اور اس کو ایک مسلح تنظیم سمجھتے ہیں جس نے وداؤٹ اینی پبلک لیجیٹیمیسی اور سپورٹ ہتھیار کے بلبوتے پہ، قوت بازو کے بلبوتے پہ افغان سرزمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس میں سگنل یہ ہے، لیکن جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے۔ جو 5 چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں اس کے آرڈر میں بھی افغانستان سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اوپر جو ایمفیسس کیا گیا ہے اور پیغام دیا گیا ہے وہ بڑا واضح اور بڑا ان ایمبیگوس پیغام ہے کہ اس خطے میں دیرپا امن ڈپینڈ کرتا ہے افغانستان کے سرزمین سے جو بھارت کے پراکسی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کے دیرپا اور فیصلہ کن خاتمے کے اوپر
اس خطے کا امن ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پاکستان اپنے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو ایکسرسائز کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ پاکستان جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی ان ایکسرسائز آف رائٹ آف سیلف ڈیفنس اکارڈنگ ٹو UN چارٹر انٹرنیشنل لاء جو ہے جوابی کارروائیاں کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ وہاں سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ نمبر 1۔ دوسرا پیغام میں سمجھتا ہوں پاکستان کے KP کے حکومت کے لیے ہے، نام لیے بغیر، کہ دہشت گردی سے متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ پاک فوج کی جو کارروائیاں ہیں انٹیلیجنس اداروں کی وہ تو جاری رہیں گی، لیکن جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ اور سیاسی حکومت ہے وہ وہاں پہ نہ صرف ان کی بحالی کے لیے گڈ گورننس کا مظاہرہ بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کرمنل نیکسس ہے، جو ٹیرر فائنینسنگ ہے، ان کے بھی قلع کما کی بھرپور سویلین ایک طرح سے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ دیرپا امن کے لیے، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے، لیکن اس میں کانٹیکس انٹرنیشنل لاء کے مطابق دیرپا امن کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ جنگ کی جو نوعیت تبدیل کی گئی ہے، پاک آرمی کی لیڈرشپ کو فیلڈ مارشل صاحب نے یہ تاکید کی ہے کہ وہ اس چینجنگ کیریکٹر آف وار کے مطابق ملٹی ڈومین آپریشنل جو کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس پورے اعلامیے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ واضح پیغام پاکستان کی قوم کو بھی ہے، بھارت کو بھی ہے، اور عالمی برادری کو بھی ہے کہ پانی کے جو حق ہے اس کے لیے پاک فوج جو ہے ہماری حکومت اور ہماری عوام کی توقعات کے مطابق ہر قسم کے ایکشن کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہے۔ اگر پانی روکا گیا تو پاک فوج تیار ہے اپنی تمام تر صلاحیت کے ساتھ کہ پاکستان کے واٹر کے لیجیٹیمیٹ انٹرنیشنلی ریکوگنائز لیگل رائٹ کو وہ ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کرے گی۔ اچھا دوران صاحب، یہ جو افغانستان کے حوالے سے کہا گیا ہے اس پر بھی آپ کا میں کمنٹ چاہوں گی، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے، اور ساتھ میں کہ غضب للحق کے تحت افغان طالبان کی زیر قبضہ علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں۔ آپ یہ جو ٹون تبدیل ہوئی ہے پاک افواج کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا آنے والے دنوں میں کس بات کی یہ کا اشارہ ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ تو کیونکہ فوج کا بیانیہ ہے تو اس میں جو ہے ملٹری ٹون تو ہوگی، ووکیبلری بھی ویسے ہی استعمال ہوگی، اس میں ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر تسلط تو ہے، اس وقت افغان طالبان کی حکومت جو ہے اس کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، سوائے رشیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، وہ بھی اس کے اپنے ریزنز ہیں، لیکن باقی دنیا میں انہوں نے تعلقات رکھے ہیں لیکن ان کو ریکگنیشن نہیں ملی، اور یہ طالبان کے لیے جو ہے وہ خاص اس معاملے میں پریشان ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو تسلیم کریں۔ یہ ان کے لیے، طالبان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت ملک پر ان کا تسلط ہے، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ باقی جو افغان ہیں یا جس سے پہلے جو سو کالڈ جمہوریت کا دور کہلاتا تھا اس کے جو لیڈرز ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، وہ باہر اپنی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، تو اور لوگوں کو جو ہے انہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ مرتے جائیں۔ اس وقت آپ نے دیکھا تقریباً 22 ملین افغان وہ اس وقت بھوک اور افلاس کی اس میں جو ہے گزر رہے ہیں، ان کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اسسٹنس چاہیے، اور اگر یہ نہیں اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور 2026 جو ہے یہ پچھلے 5 سالوں میں جبکہ یہ طالبان کا تسلط آتا ہے اس میں سب سے سخت سال ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو پاکستان نے، اور اس میں جو جہاں تک اس کا تعلق ہے انڈیا کی پراکسس کا ہے، ظاہر ہے اس میں TTP بھی ہے، PLA وغیرہ بھی ہے، یہ ان کو شے مل رہی ہے، انڈیا جو ہے یہ اس میں انوالو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ اتنے جو ہے
बड़ा जो पैराफर्नेलिया है टीटीपी का या उसके साथ पीएलए वाले उनको कैसे संभालते होंगे, तो इसमें बगैर इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस के हो नहीं सकता। और ये आज का नहीं है, 2007 से जब टीटीपी बनी थी उस वक्त से जारी था, और पीएलए का तो उससे 1 साल पहले से उनका जारी था, और उससे उनके पहले से जी। तो ये इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए, ये एक सिलसिला है, चल रहा है। इंडिया ने हमें अफगानिस्तान में चैलेंज किया था जब यूएस लेड कोalition थी, हमने वो चैलेंज कबूल कर लिया था, और उसको इंडिया को जो है बहरहाल उसके शिकस्त उठानी पड़ी। पाकिस्तान को जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान को जोग्राफिकल एडवांटेज है, इसी तरह तालिबान को भी पता होना चाहिए जो पाकिस्तान का अपना एडवांटेज है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने इस वक्त अगर आप पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें तो पाकिस्तान ने इस वक्त हैंड्स ऑफ पॉलिसी जो है अडॉप्ट की हुई है। वी हैव लेफ्ट अफगान्स ऑन देयर ओन, लीव देम टू देयर ओन डिवाइसेस, ताकि वो अपने ही कोई मसले का हल निकाल सकें। बिल्कुल वो पहले की तरह का जो फेवरेटिज्म था इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी वो नहीं है। कल क्या हो सकता है, हम सियासत पे बात कर रहे हैं, हम डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं, तब्दीलियां आ सकती हैं। अच्छा, और वो किस किस्म की तब्दीलियां आपके ख्याल में आ सकती हैं? नहीं, मतलब पॉलिसीज में तब्दीलियां आ सकती हैं। ऑफ कोर्स बातचीत के लिए हवाले से वैसा ये जो ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी के हवाले से भी सैयद मोहम्मद अली साहब ने इशारा दिया कि अफ़गानिस्तान ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। तो ये गवर्नेंस के हवाले से आपको लगता है कि ये दबाव जो है एक तरह से दबाव ही हम कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके ऊपर उस पर डाला गया है कि आप अगर नहीं डिलीवर करेंगे तो फिर जो है वो कुछ और तब्दीलियां भी आ सकती हैं, नहीं? देखिए अस्मा, मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान का मसला है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मेरी नाक़िस राय में गवर्नेंस से ही हल नहीं हो सकता। गवर्नेंस से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, और खुद जो कशमकश में थे पीटीआई की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कि जी ऑपरेशन में साथ नहीं देंगे वगैरह वगैरह, फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनका ताउन नहीं था शुरू के अंदर, तो उसके बाद तो अब तो जीरो टॉलरेंस है जो हमारी अस्करी क़यादत है। देखिए 2021 में जो अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद, एक एब्रप्ट इनखला के बाद, ये जो अफगानिस्तान में 20 साल तक ये 42 ममालिक नेटो कंट्रीज लेड बाय द यूएस जो वहाँ पे रहे अमन कायम करने के लिए, चेंज लाने के लिए, फिर उनके लिए ये एक भूली हुई दास्तान हो गया। यानी कि मैं उस वक्त वाशिंगटन में था जब उन्होंने एड्रेस किया पहला जो बाइडन ने, तो उसके अंदर तो उन्होंने अफगानिस्तान का नाम भी नहीं लिया। ऐसा लगा कि 20 साल जैसे हिस्ट्री से मिट गए। हमारे 80,000 लोग उसमें शहीद हुए हैं, सिविलियन सिक्योरिटी पर्सनल, हर जगह पे खून बहा हुआ है, हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा है। भूली हुई दास्तान, क्योंकि यूक्रेन का एक नया महाज खुला हुआ था। तो जो मैं समझता हूं कि उसके बाद $7.5 बिलियन के ये खुद उनको कॉन्ग्रेचुअल रिपोर्ट जो हियरिंग थी उसमें रिपोर्ट सबमिट हुई थी कि $7.5 अरब के वेपन्स जो है वो छोड़ के गए हैं अमरीकी और जो उनके इत्तेहादी अफवाज थी। तो इसका मतलब है वही BLF इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे सिक्योरिटी जराए बताते हैं, खतरनाक किस्म के हथियार। और TTP और जो BLA का है एक तरह से नेक्सस है, और TTP को UN के मुताबिक, UN की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत है वो उनको सपोर्ट कर रही है और असिस्ट कर रही है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्द हमले करे। तो मुझे लगता है कि जो पहली सियासी हमारी क़यादत थी जब इनखला के बाद इमरान खान साहब की, उसके दौरान ये एक बात हो रही थी कि जी इनसे बातचीत होनी चाहिए, गुलामी की जंजीरें इन्होंने तोड़ दी हैं वगैरह वगैरह, और चाय का कप, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। लेकिन उस वक्त कबाइल के जरगे भेजे गए, अमायदीन भेजे गए, मुफ्तियान भेजे गए, और फिर एक तो हद ये थी कि पश्तून बेल्ट के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको बसाया जाएगा, इनकी फैमिलीज को, उसकी कैलकुलेशन हुई। लेकिन कोई करामत बात नहीं हुई, क्योंकि शुरू में भी मिसरेड द स्क्रिप्ट कि हम समझ रहे थे कि जो तालिबान
جو دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں یہ شاید پہلے طالبان کی طرح ہیں، اس میں اب دھڑے ہیں، اور وہ قندھار ہلمند کے ہبت اللہ کے جو ساتھی ہے وہ قدامت پسند، دوسرے پھر ماڈریٹ جو جنہوں نے یہ پورا امن معاہدہ کیا تھا دوحہ کے اندر، اور تیسرے جو حقانیز ہیں جن کے ساتھ ہمارے بہت سے تعلقات تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہماری عسکری قیادت کی زیرو ٹالرنس ہے، ڈسپائٹ چائنا نے جو ہے وہ ثالثی کی کوشش کی، ہم نے کوشش کی بات چیت سے، لیکن میرے خیال میں جو نظریاتی جوڑ ہے وہ بالکل ٹی ٹی پی کا اور افغان طالبان کا، وہ مجھے نہیں لگتا علیحدہ ہوگا. اچھا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی ہے. بالکل، یہ جو بیرونی امداد سے انتشار پھیلانے کی کوشش کو سختی سے نمٹا جائے گا، اور اس میں کہا جا رہا ہے سید محمد علی صاحب کہ کشمیر کے اندر بھی ٹی ٹی پی کے لنکس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں، تو کیا اس کو اس سے بھی، اس کی نظر سے بھی دیکھا جائے، یا صرف اس کو خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے اس میں دیکھا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، جو بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی سیاسی اور تصویراتی لیڈرشپ کو اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ روایتی انداز میں جس طرح سے انہوں نے ہزیمت اٹھائی ہے ہمارے ہاتھوں لاسٹ ایئر آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد، تو اب انہوں نے پراکسی وار اور دہشت گردی کا ہی سہارا لیا ہے پاکستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کے. لیکن میں ایک کوئک کامنٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں افغانستان کے حوالے سے. ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو علی خامنہئی صاحب کی آخری رسومات ہیں، اس میں ایرانی حکومت نے نہ صرف افغان طالبان بلکہ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے، احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے، ان کو بھی مدعو کیا، ان کو بھی پروٹوکول دیا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی آپشنز اوپن رکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاکستان اور ایران کے درمیان ایک کنورجنس بھی ہے کہ ہم اب زیادہ انکلوسیو اور براڈ بیسڈ انگیجمنٹ چاہتے ہیں. اس لیے دے آر آلسو لوکنگ فار انگیجمنٹ وتھ آل پاور سینٹرز انکلوڈنگ دوز جو کہ افغان طالبان کے مخالف ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی پوچھ رہا ہوں، جو آپ نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے پہلے بات کی ہے کہ ان کے اوپر گورننس اور اس کو ٹھیک کرنے کی بات ہے، اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دباؤ ہی ہے جو کہ آپ کی کور کمانڈرز کانفرنس پہ ان پہ ڈالا گیا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے میری ناقص رائے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیے دہشت گردی سے کسی قسم کا کمپرومائز پاسبل نہیں ہے، تو پاک افواج اور انٹیلیجنس اداروں نے تو اپنا کام کرنا ہے، لیکن اگر فیصلہ کن، دیرپا اور مؤثر انداز میں ہم دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس کی وجوہات کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان وجوہات جو کہ سویلین ڈومین میں ہیں، چاہے وہ بیڈ گورننس ہو، چاہے وہ کرمنل نیکسس ہو، چاہے اسمگلنگ ہو، چاہے ڈرگز ٹریڈ ہو، ان کا بھی خاتمہ کیا جائے، تاکہ صرف کائنیٹکلی نہیں بلکہ فائنینشل اور لاجسٹیکل جو سپورٹ بیس ہے اس پورے ایکو سسٹم کا جڑ سے خاتمہ پاسبل ہو سکے. بالکل. دوران صاحب، آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ جو ظاہر ہے کہ ایک رفٹ تو ہے اس وقت ریجن کے اندر، اور ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان ہو یا ایک ڈپلومیسی کی بات ہو رہی تھی یا ثالثی کی بات چائنا نے کی کوشش جو ابھی ویسا بتا رہے تھے، اور لیکن ایران نے بھی پیشکش کی کہ ہم بھی بات کروا سکتے ہیں. اب یہ جو انکلوسیونیس کی طرف وہ گئے ہیں، یا وہاں پہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے وہاں پہ پہنچے، ان کو بڑا وارملی ویلکم کیا گیا، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ایران کوئی ثالثی کی پیشکش کر سکتا ہے آئندہ بھی؟ دیکھیے، ایران اور پاکستان کا بارہ اس معاملے میں کافی عرصے سے، بلکہ طالبان کے آنے سے پہلے سے ہی مذاکرات جو ہے فارن آفس لیول پہ جاری تھے، اور اس کے بعد جب طالبان آ گئے ہیں تو پھر اور یہ بڑھ گیا تھا سلسلہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ لیو دا افغانس ٹو دیئر اون ڈیوائسز. ہم نے اپنے جو ہے نا ہاتھ و پاؤں سب جلائے ہیں پچھلے 47 سالوں میں، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے ان کو افغانوں کو چھوڑ دیں. وہ اگر وہ اتحاد بنا سکتے ہیں، کوئی چینج لا سکتے ہیں، ہمارے لیے ٹھیک ہے، قابل قبول ہونا چاہیے. آخر ہم نے یہ دیکھ لیا، سو کالڈ دیز طالبان، ہم سمجھتے تھے کہ وہ تبدیلی آ گئی ہے اور انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. آپ نے دیکھا، ہم نے اس کو یہ بہت بڑی غلطی تھی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغان طالبان دوست، یہ بالکل بہت بڑی غلطی.
मुल्ला बरादर आपकी जेल में 8 साल था, आप वो कहाँ से आपका दोस्त होगा? मुल्ला सलाम ज़हीर जो है वो आपकी जेल में था, उधर से फिर गुआंटानामो बे में चला, वो आपका कैसे दोस्त होगा? उसकी किताब अगर आप देखेंगे, जिस तरह का जहर वो गलता है, या सब्सिक्वेंटली वो जिस तरह के बयानात और जहरीले बयानात देते, कैसे दोस्त होंगे? तो इसलिए हमने खुद ये हमारी गलतियां थी, हमें अपनी गलतियों का अजाला करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको खराब ना करें। लोग जो हैं वो अफगान लोग, बहरहाल वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, ये हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बन सकता है, इसलिए हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ट्रेड जो है वो बिल्कुल बंद करके हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं उसकी वजह अफगानिस्तान से हमारी ट्रेड बंद, खाली अफगानिस्तान ही नहीं, सेंट्रल एशिया के साथ भी आपकी ट्रेड बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स जो वहाँ से आते थे, या मेडिकल जो उसके लिए जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे, ये हमारे ही अस्पताल जो थे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उनके सर पे चल रहे थे। कोयटा, पेशावर में तो अस्पताल अब खाली होकर रह गए हैं प्राइवेट, ये कराची और इस्लामाबाद तक भी सारे मरीज आते थे, मैं तो उसका आई विटनेस हूँ और देखता हूँ। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि कहाँ हमने जो है सख्ती करनी है और कहाँ पे हमने जो है उसमें नरमी का मुजाहरा करना है। ये इसका मिला जुला इम्तजाज जो है वो हमारे उसकी तरफ एक हमें ऑप्टिमल रिजल्ट्स देगा। मैं कामयाबी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, सिर्फ ऑप्टिमल रिजल्ट्स देगा, और इट्स अ लॉन्ग हॉल। ये हम 47 साल से भुगत रहे हैं, और हमें ये जो है वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कि हमने क्या गलतियां की और उन गलतियों से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे अब हमारे लिए ज़ाहिर है कि हमारी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो, हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट जो कि अब तारीख के सबसे बड़े उसके ऊपर है कि सबसे ज़्यादा तजारती खसारा इस वक्त पाकिस्तान को उसका सामना है। क्या आप देखते हैं वहाँ पे जब तेहरान में मौजूद हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ट्रेड है और जो नॉर्मलाइजेशन है या पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसमें इजाफा हो सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल इजाफा हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो उनके जेस्चर्स हैं वो बहुत ही दोस्ताना हैं। जैसे ही आप बताएं, पाकिस्तान का पहले भी था, खैर जाहिर बात है कल्चरल बॉन्डिंग थी, और लेकिन जो इक़्तिसादी पाबंदियां जैसे हटेगी, अब उनका पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स और ऑयल बेचने का फरोख्त करने पे से जो पाबंदी हटाई जा रही है, उनको अनफीजिबल अकाउंट्स हो रहे हैं। कतर उनको $6 बिलियन जो उनके बैंक्स में थे वो दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा गैस की जो पूरी पाइपलाइन जो इस वक्त कटाई में पड़ी हुई है, और वो वॉशिंगटन की वजह से पड़ी हुई थी, उनके नोट का इंतजार कर रहे थे कि भाई फिर उनके साथ नाराजगी होगी खामखा में, लेकिन उन्होंने तो, ईरान ने तो तकरीबन अपना काम खत्म किया हुआ है गैस पाइपलाइन पे। एक दूसरा तेल जो है वो हमें वाफिर मकदार में मिलेगा, और दूसरी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। स्टेट ऑफ होर्मुज़ से जो गुजरगा है, वहां से जितनी भी जो होगा वो मेरे ख्याल में ईरान के साथ हमारे बहुत ताल्लुकात, मुझे लगता है अस्मा कि जो इस वक्त ग्लोबल पीस मेकर का जो आपका इमेज है, वो भी मेरी जिंदगी में मैंने इतना नहीं देखा कि पूरे मगरबी दुनिया के अंदर जितने नैरेटिव होल्ड किया है, जो इमेज बिल्डिंग हुई है, उससे पहली दफा गल्फ रीजन के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मिलिट्री जो हमारी डोमिनेंस है उसकी भी इनरोड्स खुलेंगी, ट्रेड की भी खुलेंगी, और खासतौर पे सऊदी अरब, कतर और बियॉन्ड इसके। तो हम पहली दफा देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक वर्किंग क्लास यहाँ से जाती थी गल्फ स्टेट्स के अंदर, उससे बढ़कर जब हमें इमदाद की जरूरत होती थी, हमें 1-1.5 बिलियन। अब ये बात मैं समझता हूँ कि वी आर प्लेइंग आवर कार्ड्स स्मार्टली। अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स फ्यूचर के अंदर मशरिक वस्ता को और अरब वर्ल्ड को, गल्फ को एक नए लेंस से देखें, और जाहिर बात है कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरब से, तो बहुत सारी राहें खुलेंगी। यूएई के साथ अगर नाराजगी होती भी है, वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये एक दरवाजे खुल रहे हैं अमन मुआहदे में जो आपने किरदार अदा किया है, और अमन मुआहदे के बाद तो दो कुव्वतें इस खित्ते के अंदर उभरेंगी। अगर जो रिकैलिब्रेशन होगी, एक ईरान की, एक सऊदी अरब की, और फिर पाकिस्तान की जो डोमिनेंस है टर्की के साथ, दो बड़े मुस्लिम कंट्रीज पावरफुल वेरी ट्रू
मैं समझता हूं वेरी बहुत पॉजिटिव बिल्कुल, बहुत आपने ज़बरदस्त इसको वो किया। मैं क्विकली आपका भी इस पे कमेंट चाहूँगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक नई ताकत के तौर पर इस रीजन में पाकिस्तान तो ज़ाहिर अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ईरान जो है वो इमर्ज कर चुका है। क्या ये 60 दिनों के बाद, अब कहा जा रहा है तीसरा राउंड अब गुफ्तगू का होगा, क्या 60 दिनों के बाद आपको लगता है कि ये पीस डील जो है ये आगे बढ़ सकेगी, या इस पे भी ख़तरात हैं? मैं समझता हूँ कि गज़ा में भी जो डेवलपमेंट आज हमने सुनी है, उसके बाद सदर ट्रंप को एक इंसेंटिव भी मिलेगा कि वो भी ज़्यादा प्रोएक्टिवली जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। और ये जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं, तवक्को ये की जा रही है कि इस्लामाबाद जो है इनको होस्ट करेगा नेक्स्ट राउंड में, जो मुस्तनद अरब मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और ग्रेजुअली आप देखें, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, एक एपिटाइट फॉर वॉर जो है ग्रेजुअली कम हुई है, जो कि खुश आइंद है। इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि इस मौके से वो दोनों साइडें फ़ायदा उठाएंगी और देरपा अमन की जानिब भी आगे बढ़ेंगे और बतदरीज जो पेचीदा मामलात हैं, चाहे एटमी प्रोग्राम हो, चाहे अपना हरमज़ हो, चाहे लबनान हो, उसकी तरफ भी पेशरफ्त हो। 11 तारीख को यहाँ पर बातचीत के इम्कानात हैं या आगे? जनाब मीडिया तो ये बता रहा है, तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। हम अरब मीडिया तो ये कह रहा है, अरब मीडिया ये कह रहा है। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तीनों का। और अगले दिनों के अंदर मशरक़ वुस्ता के अंदर तब्दीलियाँ हों या इस रीजन के अंदर जहाँ पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, ये बहुत अहम होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस पूरे मामले से अपने मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से, दिफाई एतबार से, सफारती एतबार से इसका फ़ायदा उठाए, और ये उठाना बहुत ज़रूरी है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।